नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं मई के एग्जाम के लिए। आज हमारे पास में है 15 नंबर का वीडियो है। इसके पहले के 14 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। और उससे पुरानी जो सीरीज है वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में ही। आप पेज पर जाकर और प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अलग अलग एग्जाम की अलग अलग प्ले लिस्ट है और सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटर में कभी भी कोई क्वेश्चन आउटडेटेड नहीं होता है, उसको कभी भी पूछा जा सकता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये मई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग PYQs जो है उसको लेकर चले हुए हैं। तो जितनी PYQ है वो हम अभी एग्जाम तक कवर कर देंगे और फिर जनरेटेड क्वेश्चन जरूर लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट जो है वो भी उसके अंदर मिल जाएंगे। साथ में वहाँ पर ये फुल कोर्स आपको मिलता है। अगर आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं या फिर मॉक टेस्ट अगर इंडिविजुअल लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं। एग्जाम में जब समय कम रहे तब हम लोग को मॉक टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। तो आप मॉक टेस्ट लेकर भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अब समय कम है तो मॉक टेस्ट ही आपको लेना चाहिए। आज का पहला प्रश्न हमारे पास में है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संबंध में MIME का विस्तारित रूप क्या होगा, फुल फॉर्म हमको बताना है। फुल फॉर्म्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फुल फॉर्म, फाइल एक्सटेंशन और शॉर्टकट कीज, है ना, ये बेस है हमारे एग्जाम के। मैं हर बार बोलता हूं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे हमारे तैयार हो जाते हैं। इसका आंसर बताने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे को MIME का फुल फॉर्म बताने हैं। तो बहुत सारे फुल फॉर्म जो होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट का। गूगल पे जाइए और डाल दीजिए इंटरनेट से जुड़े हुए शॉर्टकट्स फुल फॉर्म्स, है ना, सब बन के आ जाएंगे आपके सामने, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होगा, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जब भी फुल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व कराता हूँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको इसके साथ में यही लिंक हो जाए, बाकी ऑप्शन हम ना पढ़े, ताकि इसके साथ लिंक होने का प्रयास करें। तो सीधे MIME का फुल फॉर्म होगा मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, है ना। मतलब बहुत सारे, अगर हमको लोगों को, है ना, ये बहुत सारे उद्देश्य के लिए हमको मेल भेजने हैं, तब हम जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो MIME एक्सटेंशन यूज करेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। कौन सा फंक्शन MS Excel 2019 में क्यूब से इंटीग्रेट वैल्यू रिटर्न करता है? क्यूब से, है ना। क्यूब हमको पता है स्क्वायर होता है, देन क्यूब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो क्यूब से हमको इंटीग्रेटेड जो वैल्यू होगी वो हमको बाहर निकालनी है। तो हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं? तो फंक्शंस या फार्मूलेस के लिए भी मैंने आपको बोला है कि हम लोग को ग्रुप वाइज, है ना, कि अलग अलग, जैसे हम फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला स्टेप में, और उसके अंदर अलग अलग जो फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो उनके प्रॉपर क्या हमारे पास ग्रुप है। तो किस ग्रुप का कौन सा फंक्शन है, ये हम अगर याद कर लेंगे तो यकीन मानिए, जहां हमको पहचानने के लिए आता है कि इसका क्वेश्चन इसका कौन सा होगा, या इसका टैक्स का कौन सा होगा, या फाइनेंशियल कौन सा है, मैथमेटिकल कौन सा है, लॉजिकल कौन सा है, ये वाले क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे फंक्शंस के। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन क्यूब से इंटीग्रेट वैल्यू रिटर्न देता है। हमारे पास में क्यूब MP, तो क्यूब MP जो है ये फंक्शन हम लोग यूज नहीं करते। क्यूब वैल्यू, तो क्यूब वैल्यू जो फंक्शन होगा वही इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्यूब वैल्यू हम फंक्शन यूज करके जो क्यूब से है उससे इंटीग्रेटेड जो वैल्यू है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसको आपको याद रखना, है ना। क्यूब MP या क्यूब एगर, है ना, ये हमारे पास में नहीं होते हैं, ये कोई भी नहीं होता है ना। क्या होगा, सिर्फ यही वाला होगा, इसको याद रखिएगा। ओपन ऑफिस कैल्क में ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओपन ऑफिस कैल्क में चालू सेल मतलब करेंट सेल, डेटा, फार्मूला या फंक्शन, उसमें कुछ भी हो सकता है, कि कंटेंट खाली स्थान में प्रदर्शित होता है। मतलब ओपन ऑफिस कैल्क के लिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो करेंट सेल होगी उसके अंदर कुछ भी डेटा होगा वो हमको कहां पर दिखने वाला है। ठीक, हमारे पास में, अच्छा, ये ओपन ऑफिस कैल्क जो लोग को नहीं पता है उनको बता दूं कि जैसे हम ओपन ऑफिस, हम लोग जैसे हम MS ऑफिस पढ़ते हैं तो वहां पर हमको MS Excel मिलता है, उसी के जैसा ओपन ऑफिस में हमको कैल्क मिलता है, वही अकाउंटिंग के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। कहां दिखेंगे, हमको बोल रहा है नेम बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, फार्मूला बैंड और इनपुट लाइन। हमारे पास में है नेम बॉक्स, है ना। नेम बॉक्स में क्या दिखता है, सेल का एड्रेस हम लोगों को दिखता है, ये आप याद रखिएगा। ड्रॉप बॉक्स हमारे पास यहां पर प्रयोग में नहीं लाया जाता,
है ना। और फिर हमारे पास फार्मूला बैंड, तो फार्मूला बैंड भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से जो है फार्मूला जहाँ एंटर कर रहे हैं वहां पर प्रयोग नहीं किया जाता। अब हमारे पास बचा क्या, इनपुट लाइन। तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, इनपुट लाइन ही होगा। इनपुट लाइन क्या है, बेसिकली जब हम एमएस एक्सेल में पढ़ते हैं तो एमएस एक्सेल में ये दो भागों में फार्मूला बार बटा होता है। ये वाला जो हमारे पास में है ये होता है नेम बॉक्स, है ना। और यहाँ पे क्या दिखता है, ये हमको फार्मूला दिखता है जो भी हम टाइप करते हैं एमएस एक्सेल में। तो यहाँ पर इसी को, जहां पर फार्मूला दिखता है, इसी को क्या बोला जा रहा है, इनपुट लाइन बोला जा रहा है। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, उसी फार्मूला बार में, लेकिन हम कैल्क में बात कर रहे हैं ना कि एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में जहां पर हमारा कंटेंट दिखेगा एक्टिव सेल का, वो क्या कहलाने वाला है, इनपुट लाइन कहलाने वाला है। ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, हाँ ये क्वेश्चन भी सही है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, है ना। इसके ऑप्शन पढ़ने के पहले पोर्टेबिलिटी क्या होती है उसको समझ लीजिए। पोर्टेबिलिटी का कहने का मतलब होता है कि ऐसे डिवाइसेस, ऐसे यंत्र या ऐसी चीजें जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर और यूज कर पाए, आसानी से ले जाने की बात होनी चाहिए, वो होगी पोर्टेबिलिटी। तो कॉम्पैक्ट साइज जो उसका होता है, छोटा साइज जो होता है, वहीं पर फिर हम क्या करते हैं, उसको एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। यूज में भी आना चाहिए, सिर्फ ले जाना काफी नहीं होगा। हमारे पास में यहाँ पे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क, डिस्क अरे और रैम। तो यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है, कौन सी, पोर्टेबल। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर रैम हमारे पास में है, रैम ठीक है, हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है और कैसी है, वोलेटाइल है, डाटा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहता, जब तक बिजली सप्लाई रहेगी तब तक ये डाटा रहेगा। तो ये तो हमारे काम में भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसको हटा दिया। अब हमारे पास डिस्क अरे है, डिस्क अरे, इंटरनल हार्ड डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क। अच्छा पहले डिस्क अरे ही देख लो। डिस्क अरे मतलब बहुत सारी डिस्क हम लोगों ने आपस में जोड़कर और एक अच्छा खासा क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया, बहुत सारी डिस्क उसके अंदर है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डाटा को सेव करेगा। तो इसका साइज तो वैसे ही बड़ा हो गया, है ना, हम इसको आसानी से एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो ये भी क्या होगा, नहीं चलेगा। फिर हमारे पास इंटरनल हार्ड डिस्क। अब इंटरनल हार्ड डिस्क की अगर बात करें, विंचेस्टर डिस्क, अच्छा ये वर्सेटाइल डिस्क है। इंटरनल हार्ड डिस्क अगर हमारे कंप्यूटर में लगी है तो हम हार्ड डिस्क को आसानी से कहीं ले तो जा सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको इजीली कंप्यूटर से निकाल कर दूसरे कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं, नहीं, है ना। एक कंप्यूटर से निकाल के और दूसरे कंप्यूटर में हम उसको इजीली नहीं लगा सकते हैं, प्रॉपर हमको मेहनत करनी पड़ेगी तब वो लगेगी। तो यहाँ पर उसको जैसा हम यूज में लेना चाह रहे हैं, पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाकर हम यूज भी कर पाए। तो इसको ले जाना तो आसान है, पर निकालना और प्लग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए, है ना, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास में क्या बचा है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मतलब क्या है, हमारे पास में डीवीडी है। और डीवीडी के बारे में आपको पता ही है कि इसको आप एक कंप्यूटर से निकालिए दूसरे में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजी इजी चलती है ना, और ले जाना रखना सब कुछ करना कैसा है, बड़ा आसान है। तो ये आएगा सही मायने में इस प्रश्न का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक चेक बिट जिसे एरर डिटेक्शन के प्रयोजन से डेटा के एक ब्लॉक में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमारे से यहाँ पर क्या पूछा रहा है, एक चेक बिट पूछा जा रहा है। ये सारे के सारे क्या है, वही चेक बिट है। अब इसमें से ऐसा कौन सा चेक बिट है जिसे एरर डिटेक्शन के प्रयोजन से, मतलब एरर को डिटेक्ट करने के उद्देश्य से डेटा के एक ब्लॉक में हम लोग जोड़ते हैं, कोई डेटा एरर आएगा तो हमको बता देगा। हमारे पास में यहाँ पर कैरी बिट, ठीक है, फिर हमारे पास में जीरो बिट, फिर है पैरिट बिट और फिर है साइन बिट। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइन बिट की अगर बात करूं तो साइन बिट बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी साइन को कैरी करता है, मतलब जो साइन अगर होगी आपकी तो उसको होल्ड करके रखेगा। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीरो बिट दिया है तो जीरो बिट हम लोग यूज ही नहीं करते, ऐसा कुछ हमारे पास में नहीं होता। हाँ, और अगर हम बात करें पैरिटी बिट की तो पैरिटी बिट जो होता है इसका प्रयोग हम जरूर करते हैं, किसके लिए, हम लोग प्रयोग करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए। किसका, पैरिटी बिट का। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसको आपको याद रखना है। हम बात करें किसकी, कैरिटी बिट की, तो कैरिटी बिट क्या करता है, ये करता है एडिंग, मतलब एडिशन अगर आपको करना होगा तब हम कैरी बिट का यूज करते हैं। फिलहाल हमारे प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा पैरिटी बिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय सर्वर साइड वेब प्रोग्रामिंग भाषा है, लोकप्रिय सर्वर साइड वेब भाषा।
ठीक है, याद रखना क्या पूछ रहा है वो, एक तो लोकप्रिय होना चाहिए, दूसरा सर्वर साइड की कौन सी है, वेब प्रोग्रामिंग भाषा। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रोग्रामिंग भाषाएं दी है, जैसे PHP है हमारे पास, HTML, CSS है और कोबोल है। तो क्या यूज में आते हैं बेसिकली ये, अगर मैं बात करूं PHP की, है ना, तो PHP क्या हमारे पास फ्रंट होम पेज, मतलब जो हमारा होम पेज रहता है उसको डिजाइन करने के लिए। HTML तो HTML वेब पेज पे हम कोडिंग के लिए यूज करते हैं। CSS ये किसके लिए करते हैं, स्टाइल वगैरह हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कोबोल जो है ये यहाँ पर यूज में नहीं आती वेब पेज में हमारे पास में, ये कहाँ पे यूज आती है, ये यूज में आती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस पर्पस के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, प्रोग्राम डेवलप करने के लिए इनका यूज किया जाता है और ये वैसे भी बहुत पुरानी है। तो यहाँ पर ये तीनों रिलेटेड है किससे, वेब पेज से। अब हमारे पास प्रश्न में क्या बोल रहा है वो, सर्वर साइड की। तो ये तो क्या हो गई, कुछ स्टाइल अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम इसका यूज कर ले रहे, तो यहाँ से हट गई। अब बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन, सर्वर साइड के लिए अगर पूछ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, PHP। ठीक है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। लेकिन अगर यही प्रश्न हमको सर्वर की जगह क्या पूछता, क्लाइंट, है ना, और क्लाइंट साइड अगर पूछता तब हम लगा देते क्या, HTML, है ना, छोटा सा अंतर है याद रखना। क्लाइंट साइड के लिए अगर पूछेगा तो HTML हो जाएगा और सर्वर साइड के लिए पूछेगा तो फिर हमने लगा दिया है PHP। ठीक है, बस पर्सनल होम पेज उसका फुल फॉर्म है, उसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक वायर्ड लोकप्रिय लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लैन की बात कर रहा है, या वाइड एरिया नेटवर्क में उपकरणों को जोड़ने की पारंपरिक तकनीक है। मतलब चाहे आप लैन में जोड़ रहे हो, छोटा सा लैन बना रहे हो, या बहुत बड़ा नेटवर्क मतलब वैन बना रहे हो, दोनों को जोड़ने के लिए एक पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल जो हमारे पास में तकनीक चली आ रही है वो कौन सी है। हमको बोल रहा है इथरनेट, मॉनिटर, प्रिंटर और माउस। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते से हमको पता चल रहा है कि ये तीन एक जैसे हैं और ये वाला एक अलग है ना। फिर भी अगर हम बात करें कि जो पुराने हमारे पास जितने भी लैन और वैन तैयार करने की तकनीक है, तो हम लोग बेसिकली वहां पर लैन कार्ड का प्रयोग करते हैं, है ना। लैन कार्ड लगा होता है, उसी को हम इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, और जो लैन केबल हम लोग यूज करते हैं उसी को इथरनेट केबल भी हम लोग बोलते हैं। जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं 4 पेयर का, उसमें 8 वायर होती है और 4-4 के पेयर उसमें होते हैं, और RJ45 कनेक्टर यूज करके और फिर हम कनेक्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क सभी जगह वही यूज में आना है। अब अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ये डिस्प्ले यूनिट हमारे पास है मॉनिटर, इससे सॉफ्ट कॉपी मिल रही है। प्रिंटर हमारे पास हार्डवेयर है, मतलब हार्ड कॉपी आएगी इसके द्वारा, और माउस हमारे पास में इनपुट देने के लिए एक डिवाइस है ना। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे पास में ईथरनेट हो जाएगा। ईथरनेट वो तकनीक है जिसका हम लोग यूज करते हैं लैन और मैन बनाने के लिए। अगला है MS Excel 2019 में कौन सा फंक्शन दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलता है ना। दशमलव को बाइनरी में बदलने के लिए कौन सा है, तो इसके लिए डेडिकेटेड जो वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है वो संभवतः मंडे मिलेगा, है ना। उसकी तैयारी हमारी हो गया है, सब तैयार हो चुका है, पर हम मंडे उसको अपलोड करके आपको दे देंगे, और वो जल्दी देंगे। इन वीडियोस के अलावा वाला वीडियो होने वाला है। हमारे को करना है क्या, दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलना है। तो दशमलव संख्या क्या होता है हमारे पास में, ये होता है डेसिमल, और बाइनरी क्या होता है हमारे पास में, ये होता है ना। तो हमको क्या करना है, डेसिमल से कैसे बदलना है, बाइनरी में हमको उसको बदलना है। यहां पे बोल रहा है DEC बिन फंक्शन, फिर बोलता है DEC टू बिन फंक्शन, है ना। फिर बाइनरी, अगर मैं सीधे सीधे पढ़ूं, ये बोल रहा है डेसिमल बाइनरी बोल रहा है, ये बोल रहा है डेसिमल टू बाइनरी बोल रहा है, ये बोल रहा है बाइनरी डेसिमल, और ये बोल रहा है सिर्फ बाइनरी। तो हमारे प्रश्न क्या बोल रहा है, दशमलव संख्या को बाइनरी में, मतलब क्या आएगा, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी ये वाला ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ के हम आंसर लगा सकते हैं, है ना। बीच में 2 था, यहाँ पे 2 नहीं था, इसलिए वाला गलत है। MS Excel 2019 में कौन सा फंक्शन किसी दिए गए आधार में किसी संख्या के टेक्स्ट प्रतिनिधित्व को दशमलव संख्या में परिवर्तित करता है। फिर डेसिमल से रिलेटेड है, 2019 एक्सेल के लिए बोल रहा है, वो फंक्शन है हमारे पास में। कौन सा फंक्शन किसी दिए गए आधार में किसी संख्या के टेक्स्ट प्रतिनिधित्व को दशमलव संख्या में परिवर्तित करता है। तो दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए हमको क्या लगने वाला है भैया, हमको लगेगा डेसिमल फंक्शन, है ना। 10 का भाग देंगे तो उससे हमारा काम हो जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे लिखा है डेसिमल, DEC
2DEC और CONDDAC है ना, CONDAC, तो ये हम लोग यूज नहीं करते हैं ना, ये ऐसा भी हम लोग नहीं होता है। और ये कैसा, ये इनकरेक्ट है, ये पूरा नहीं है। पूरा जो हमारे पास में क्या है, ये डेसिमल है। डेसिमल हमेशा कैसा, पूरा हम लिखेंगे डेसिमल फंक्शन। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी संख्या को दशमलव संख्या में हम लोग बदल सकते हैं, याद रखना। और 10 का भाग देना है और शेष फल को लिखते चलना है। हमारे पास में फिर इस पे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। हाँ, यहाँ पर मैं आपको जरूर बोलूंगा कि हमारे पास में जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास प्रोसेसर होते हैं। तो जो प्रोसेसर हम लोग यूज करते हैं तो वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, उसकी एक छोटी सी लिस्ट 4-5 है, ज्यादा हमारे पास में है नहीं कि सैमसंग में क्या यूज किया रहा है, यहाँ क्या, तो उसको हम लोग थोड़ा सा सर्च करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके का अगला प्रश्न अगर हमारे एग्जाम में आता है तो उसका आंसर हम लोग लगा पाएंगे। फिलहाल हमारे पास में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की कंपनी वो पूछ रहा है कि किस कंपनी ने विकास किया है, तो हमारे पास में कॉलकॉम ये जो कंपनी है इसी के द्वारा इसका विकास किया गया है और ये यूएसए की है, ये हमको पता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। एप्पल, हमारे पास एप्पल एक इंडिविजुअल कंपनी है, ये भी यूएसए की हमारे पास में। फिर है एचपी है, हैवलेट पैकेट, है ना, तो ये हार्डवेयर के काम करती है, मोस्टली सॉफ्टवेयर में नहीं करती है। इंटेल का हमारे पास में क्या आता है, तो इंटेल के नाम से हमारे पास में आता है प्रोसेसर, है ना, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली इंटेल के नाम से ही आता है और ये माइक्रोसॉफ्ट इसको हैंडल करता है, ये भी याद रखना है। कंप्यूटर बूट होते समय बायोस सेटअप में जाने के लिए सामान्यतः कौन सी फंक्शन की का यूज किया जाता है। तो बायोस तो हमको पता ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अगर हमको बायोस के अंदर जाना है, बायोस की सेटिंग में कुछ चेंजेस हम लोग करने हैं, मोस्टली वहां से हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो वहां से हम जनरल सेटिंग्स जो है, डेट टाइम वगैरह है, ये हम सेट कर सकते हैं। साथ ही हम वहां से क्या कर सकते हैं, तो वहां से हम हार्ड डिस्क जो बूटेबल डिस्क होती है उसका सीक्वेंस वगैरह जो होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से हम जो पोर्ट वगैरह रहते हैं इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बायोस में जाके हम पोर्ट्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क हमको कौन सी यूज करनी है, साटा या पाटा, ये भी हम वहां से चेंज करके और फिर चला सकते हैं। तो बायोस में हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स मिलती है जिनका यूज हम कंप्यूटर को बेहतर तरीके से यूज करने के लिए करते हैं। तो अगर आपको बायोस के अंदर जाना है तो हम कौन सी की यूज करेंगे, तो जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया, पावर बटन दबाया, तो क्या हो गया, ये हार्ड बूटिंग हो गई। कंप्यूटर चालू हो रहा है, चालू होते से उस समय हम एक की को कंटिन्यू प्रेस करके रखने वाले हैं, है ना, या बार बार कंटिन्यूस उसको प्रेस करते रहेंगे और वो की हमारे पास होने वाली है F2 की। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसका यूज बेसिकली हम लोग हेल्प के लिए करते हैं, इसका सर्च के लिए और इसका किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। साथ में हम बस कॉम्बिनेशन की हम जरूर यूज करते हैं, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट इस तरीके से। पर याद रखिएगा क्या होगा, F2 की को हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे और हम लोग चले जाएंगे उसके बायोस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, बहुत इजी रहते हैं। 10 क्वेश्चन जो रहते हैं लगभग सभी से बनते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन यह भी होने वाला है। आउटपुट डिवाइस पहचानिए। प्लॉटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं के लिए पहचानना है ना। प्लॉटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, बड़े आकार में हमको प्रिंटिंग करनी हो, हाई क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में और आकार बड़ा चाहिए तो प्लॉटर का यूज करेंगे। प्रिंटर हमारे को पता ही है कि इंपैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, और ये सारे के सारे प्रिंटर जो होते हैं इनके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अच्छे खासे आते भी रहते हैं। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती है हमारे पास में, और हम लोग क्वेरी कीबोर्ड यूज करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। प्रोजेक्टर हमारे पास में आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी सेमिनार हॉल में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अगर हमको यूज करना है, बड़े आकार में हमको चित्रों को दिखाना है, वीडियो को दिखाना है, तो वहां पर हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि यह अकेला कैसा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह अकेला आउटपुट डिवाइस नहीं। ये कौन सा है, ये हमारे पास में है इनपुट डिवाइस, है ना, बाकी सारे हमारे पास में आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। प्लॉटर के लिए अभी हमने बात करी, बड़े आकार में और अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए। ये बोल रहा है कंप्यूटर एडेड डेफिनेशन। कंप्यूटर एडेड डेफिनेशन में मतलब कंप्यूटर आधारित परिभाषा तैयार करना है, उसमें करेंगे क्या, नहीं, उसमें हम नहीं करेंगे। कार एडेड डिजाइन में मतलब कार के द्वारा कोई डिजाइन बनाई जाएगी, उसमें नहीं, इसमें भी हम नहीं करेंगे। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, हाँ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हम कर सकते हैं। याद रखिएगा क्या आता है, CAD कैड, इसका फुल फॉर्म पूछता है, और CAM कैम
कैड और कैम जो होता है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। कैड क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम क्या होगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर, मतलब निर्माता जो बनाते हैं। वहां पर हम लोग प्लॉटर का यूज बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जो बड़े आकार में कंप्यूटर के द्वारा कोई डिजाइन तैयार की जाएगी तो प्रिंट करना होगा हमको, तो हम प्लॉटर का वहां पर यूज करेंगे, क्योंकि क्वालिटी कैसी होने वाली है, हमेशा हाई क्वालिटी होने वाली है। कहां पर, यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, है ना, मैनुअल डिजाइन नहीं। क्या जाएगा आंसर हमारे पास में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इस प्रश्न का राइट आंसर है, प्लॉटर का प्रयोग हम वहीं पर करने वाले हैं। यदि यूएसबी पेन ड्राइव की एलईडी लाइट ऑन है तो यह क्या दर्शाता है ना। हमने यूएसबी मतलब पेन ड्राइव हम लोग यूज करते हैं, उसका लाइट लगाते से चालू हो जाता है, हम लोग को पता है, हम लोग काम करते हैं, हमको पता है, हमने प्लग किया लाइट चालू हो जाता है, जब तक काम करते रहेंगे। कंप्यूटर में अगर लगी है मतलब कि उसका लाइट चालू ही रहता है। इसके अलावा वो लाइट हमको और कुछ बताता है, क्या बोल रहा है, क्या दर्शाता है ना। तो हमको बोल रहा है डेटा ट्रांसफर की प्रतीक्षा, अगर उसमें डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो लाइट जलता है, ऐसा कुछ इंडिकेशन हमारे पास में होता है क्या, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डेटा ट्रांसफर पूरा हो गया है, डेटा ट्रांसफर पूरा होने के बाद कोई इंडिकेशन देता है, नहीं, ऐसा भी वो कुछ नहीं देता है। डेटा ट्रांसफर चल रहा है, हाँ ये हम जरूर बोल सकते हैं कि हमने प्लग कर दिया, लाइट चालू हो गया, मतलब अब उसमें आप डाटा चाहे तो निकाल लो चाहे डाल लो, वो आपके लिए रेडी टू यूज है, आप यूज उसका कर सकते हो, मतलब उसके हिसाब से क्या हो रही है, प्रोसेस चल रही है, ठीक है, और आपके हिसाब से आपकी पेन ड्राइव चालू है, उसमें आप काम कर सकते हो। तो हम इसको जरूर बोल सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर कैसा है, प्रोसेस में है कि चल रहा है। त्रुटि संदेश एरर के लिए पेन ड्राइव में कोई भी इंडिकेशन नहीं आता है, अगर लाइट नहीं जला मतलब खराब हो गई, सीधी सीधी बात है ना। तो इसको याद रखेंगे, क्या आएगा इसका आंसर नंबर 3। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन विचलन के वर्गों का योग रिटर्न करता है ना। मतलब कि अगर हम MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास स्क्वायर है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवाइडेशन, इसका क्या बता रहा है, वो रिटर्न कौन देता है, इसका रिटर्न कौन देने वाला है। हमको बोल रहा है डेव एसक्यू, सम एसक्यू, फिर एसक्यू सम और एसक्यू फंक्शन। देखिए अगर हम बात करें इस फंक्शन की तो ये हमको हमेशा क्या लौटाने वाला है, एसक्यू अगर हमने यूज किया है तो ये हमको सिंगल किसी वैल्यू का स्क्वायर देने वाला है रिटर्न में, है ना। अगर हम यूज करें स्क्वायर सम, है ना, तो स्क्वायर सम जैसा फंक्शन हम लोग यूज नहीं करते, ऐसा होता ही नहीं है। बस सम स्क्वायर, तो सम स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं, ये सम का स्क्वायर जो जोड़ा आया है उसका स्क्वायर निकाल के ये देगा। फिर ये हमारे पास डेव और स्क्वायर, तो ये क्या करेगा हमारे पास में, डिवाइडेशन आए स्क्वायर, तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। मतलब ये क्या करने वाला है, फंक्शन विचलन में वर्गों के योग का क्या देने वाला है, ये रिटर्न, है ना, वर्गों के योग का ये देगा आपको, रिटर्न देने वाला है। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण विंडोज 10 कंप्यूटर का आईपी पता देखने के लिए अपनाया जाता है। आईपी एड्रेस अगर देखना है तो ये पहले भी हमने कवर कर चुके हैं, यहाँ पर उसने इतनी सारी ऐसी लाइनें हमको दी है। बेसिकली हमको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना ही होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग जाकर और हम क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग के द्वारा हम लोग क्या देख सकते हैं, जितने भी हमने यूज किए हैं, है ना, विंडोज 10 में क्या है कि आईपी एड्रेस जो है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो आईपी कॉन्फ़िग जाके हम टाइप करेंगे तो देख लेंगे, है ना। तो बस इतना ही याद रखना, आईपी कॉन्फ़िग। इसके अलावा मैंने इसके पहले भी बोला है वीडियो में आपको कि जितने भी हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स है ना, तो विंडोज के कीवर्ड्स हमारे पास में है, उसको आप सिस्टम सेटिंग से कीवर्ड्स हमारे पास में है, उसको सर्च करके और उसको अगर हम लोग याद कर लेते हैं 10, 20, 50, तो वो हमको निश्चित रूप से 1 नंबर 2 नंबर हमारे एग्जाम में हमको दिलाने वाले हैं। तो क्या सर्च करना है आपको, सिस्टम कीवर्ड्स या विंडोज के कीवर्ड्स, इस तरीके से आप सर्च करेंगे, कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, ठीक है। तो क्या आएगा, जहां पे भी हमारे पास टाइप आईपी कॉन्फ़िग यहीं पे लिखा हुआ है, आईपी सेक, है ना, ये आईपी सिक्योरिटी के लिए होगा, क्लिक डिवाइड, क्लिक रिमोट टेक्स्ट सेटिंग, है ना। तो हमारे पास क्या है, आईपी कॉन्फ़िग, तो आईपी कॉन्फ़िग को आप लगा दीजिए। ये आईपी सेक मतलब सिक्योरिटी के लिए हो गया, तो वो नहीं, क्या आएगा, आईपी कॉन्फ़िग, है ना। क्या करेगा, आईपी पता हम यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, तो इसका पहले ही वाला क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोड पेरिफेरल उपकरणों, आपके मॉनिटर या आपकी हार्ड ड्राइव की बिजली आपूर्ति को विसंयोजित लेकिन आपके कंप्यूटर मेमोरी की बिजली को मेंटेन रखता है। मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मोड है जो पेरिफेरल उपकरण, मतलब जितने भी हमारे कंप्यूटर में पेरिफेरल उपकरण लगे हुए हैं, साथ में आपके मॉनिटर, यहां तक कि आपकी हार्ड ड्राइव की बिजली आपूर्ति को भी क्या कर देगा, विसंयोजित मतलब बंद कर देगा।
हार्ड ड्राइव की भी बिजली आपूर्ति को कैसे कर देगा, बंद कर देगा, है ना। लेकिन आपके कंप्यूटर मेमोरी की बिजली को मेंटेन रखेगा, मतलब आपके कंप्यूटर में जो बिजली चल रही है मेमोरी में, मतलब रैम की जो मेमोरी होगी उसको चालू रखेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो मोड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, इसमें आपके कंप्यूटर की सारी सप्लाई, पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। तो सप्लाई उसको मिल रही बिजली की सारा का सारा बंद कर देगा, लेकिन जो मुख्य मेमोरी होगी उसकी रैम, उसकी सप्लाई ऑन होगी। तो ये कौन सा मोड होता है हमारे पास में है? हाइबरनेशन, पावर डाउन, स्टैंड बाय और शटडाउन प्रक्रिया। ये तो इसमें तो पूरे कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। स्टैंड बाय मोड, स्टैंड बाय मोड हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। स्टैंड बाय मोड में क्या होगा कि पूरी सप्लाई वो बंद कर देगा, लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होगी उसको वो ऑन रखेगा। तो हमारा पूरी डाटा और सूचनाएं कहां पे होगी उस समय? प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में होने वाली है। पावर डाउन, ये तो पावर आपका डाउन होगा, ये हमारी प्रश्न से रिलेटेड नहीं करता है। हाइबरनेशन जो है ये प्रश्न से थोड़ा सा रिलेट करता है। हाइबरनेशन में क्या होता है, इसका विपरीत है वो। जैसे स्टैंड बाय में क्या हो रहा है कि आपके कंप्यूटर की सारी पावर सप्लाई उसने बंद कर दी और सारा डेटा कहाँ लेके आ गया, वो रैम में लेकर आ गया और फिर उसने सप्लाई सारी बंद करके स्टैंड बाय मोड में चला गया। लेकिन अगर हमने यूज किया क्या, हाइबरनेशन, तो हाइबरनेशन में वो प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम की जो मेमोरी है ना, तो रैम को भी बंद कर देगा, सारी पावर सप्लाई बंद कर दी और पूरा जो डाटा होगा आपका वो कहाँ जाके स्टोर होगा, वो हार्ड डिस्क में। तो इसमें कहा जा रहा है हार्ड डिस्क में, इसमें कहा जा रहा है आपकी प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में। बस इतना सा अंतर है, याद रखिएगा। खालिस्तान चेक उपयोगकर्ता को मूल फाइल में किए गए किसी भी बदलाव का पता लगाने में सहायक होता है। मतलब यहाँ पर खालिस्तान चेक, ये सारे कौन से चेक करने वाले की चेक बॉक्स लगाते हैं ना कि ये चेक कर ले, ये चेक कर ले, ये कर। तो कौन सा चेक है जिसमें उपयोगकर्ता की मूल फाइल में किए गए किसी भी बदलाव का पता लगाने में सहायक है। मूल फाइल में अगर चेंजेस हुए हैं तो हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे? ये आपको बोल रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये तो क्या हो, ये तो गोपनीयता से रिलेटेड वर्ड हो गया कि आपको गोपनीय रखना है, यहाँ पे कुछ पता नहीं होगा। फिर हमारे पास में नॉन रेपुडिएशन, तो नॉन रेपुडिएशन मतलब क्या है कि ये आपको करना ही है ना, इसको आप टाल नहीं सकते। फिर हमारे पास में इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी जो होता है तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। हमारे जो मेन फाइल होगी उसमें कुछ भी चेंजेस अगर हुए होंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रिटी की सहायता से उसको चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ऑथेंटिसिटी से क्या होता है, ऑथेंटिसिटी क्या बताता है, ये परमिशन ग्रांटेड, अगर आपने किसी को परमिशन दी है या उसको अथॉरिटी दी है तो वहां पर हम ऑथेंटिसिटी को यूज करते हैं वर्ड को, है ना। याद रखिएगा हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या है, इंटीग्रिटी है। और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमारी मूल फाइल में कुछ भी चेंजेस किए गए हैं तो हम उसको पकड़ सकते हैं। प्रिंटर रेजोल्यूशन को खालिस्तान के रूप में उल्लेखित किया गया है। प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है उसको हम कैसे नापते हैं, तो बेसिकली किसी भी प्रिंटर की हम बात करें छोटे से बड़े, तो ये छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे डॉट्स होते हैं। इन डॉट्स की संख्या निर्धारित करती है कि पिक्चर का रेजोल्यूशन, प्रिंटर का रेजोल्यूशन कैसे होने वाला है। ठीक है, तो ये जो डॉट्स होते हैं इसको हम निकालते हैं किसमें, 1 इंच में। 1 इंच में जितने भी डॉट होंगे, डॉट पर इंच, 1 इंच में जितने ज्यादा से ज्यादा डॉट्स होंगे वह प्रिंटर उतनी अच्छी क्वालिटी का है ना। तो ये क्या है, डीपीआई, डॉट पर इंच। क्या यूज करते हैं हम लोग, कब करेंगे इसका, जब हमको प्रिंटर का रेजोल्यूशन या प्रिंटर की क्वालिटी की बात होगी तब। और अगर स्पीड की बात हो प्रिंटर की तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं कैरेक्टर पर सेकेंड, एक हम यूज करते हैं लाइन पर मिनट, और एक हम यूज करते हैं पेज पर और ये मिनट। प्रिंटर की स्पीड के लिए हमारे पास 3 पैमाने होते हैं, और लेकिन क्वालिटी की अगर बात होगी तो फिर सिर्फ एक ही है, उसका नाम है डीपीआई, डॉट पर इंच। खालिस्तान पोर्ट एक डिजिटल इंटरफेस है जो हाई डेफिनेशन और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर, एचडी टीवी, ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे प्लेयर, गेमिंग कंसोल, हाई डेफिनेशन कैमरे इत्यादि को जोड़ने के लिए करते हैं। तो ये थोड़ा सा भी आप अगर टेक्निकली जुड़े हो कंप्यूटर से या कंप्यूटर लाइन से, थोड़े से भी टेक्निकल अगर जुड़े होंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाता है। अगर कोई कैमरा यूज करता है, डीएसएलआर वीडियो कैमरा यूज करता है या कंप्यूटर पे काम करता है तो उसको पता है कि अगर गेमिंग कंसोल भी हमको यूज करना है तो हम HDMI पोर्ट का यूज करते हैं। अगर हमको DSLR कैमरे वगैरह अटैच करने हैं हमारे कंप्यूटर डिवाइस से तो HDMI पोर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आजकल जितनी भी डिस्प्ले की डिवाइसेस आ रही है, ये डाटा ट्रांसफर के लिए हाई स्पीड जो स्पीड हमको मिल रही है, चाहे डाटा ट्रांसफर करना हो या हाई क्वालिटी
क्वालिटी के वीडियो रेजोल्यूशंस के साथ में हमको वीडियो स्क्रीन प्ले करानी हो, तो वहां पर हम लोग हाई डेफिनेशन के लिए किसका यूज करते हैं, HDMI का ही यूज करते हैं। तो HDMI पोर्ट को आप याद रखेंगे, ये पोर्ट नहीं करेगा, ये RJ45 कनेक्टर लैन कार्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग, और VG हम लोग यूज करते हैं मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए, सिंपल स्टैंडर्ड के लिए। तो क्या आएगा, HDMI आएगा ये सभी के लिए। विंडोज 10 में स्टार्ट बटन खाली स्थान पर उपलब्ध है। विंडोज 10 में पूछ रहा है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये कंफ्यूज कर देते हैं बेसिकली। देखिए हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, अगर बात होगी स्टार्ट बटन की, तो स्टार्ट बटन जो होता है, हम विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ना कि एप्पल के या अदर किसी कंपनी के। विंडोज में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सभी में स्टार्ट बटन जो है अभी तक के कहां पर है, वो टास्क बार पर ही है। कहां पर है, टास्क बार पर ही है अभी तक के, है ना। इसके अलावा चेंज, हाँ विंडोज 11 में ये हुआ है कि अगर हम अदर इसके पहले बात करें तो हमको सीधे कहाँ मिलता है, इस तरफ में। विंडोज 11 में हमको कहाँ मिल जाता है, यहाँ मिलता है स्टार्ट बटन पर, है अभी भी कहाँ पर, वो स्टार्ट टास्क बार पे ही है ना, अभी भी कहाँ पर है, वो इस टास्क बार पर ही हमारे पास में। विंडोज 11 में जरूर सेंटर हो गया, पर इसको कस्टमाइज करके हम वापस यहाँ पर ला भी सकते हैं। तो यही होगा इसका आंसर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लीन इंस्टॉल में, है ना, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो, कैसा क्लीन, मतलब कि पूरा नए तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हो, तब आप क्या करते हो, कुछ फाइलों को डिलीट करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं, डिस्क फॉर्मेट की जाती है और पूरी तरह से डिलीट कर दिया, पूरी डिस्क खाली करके फिर हम इंस्टॉल करते हैं। प्राथमिक मेमोरी में संग्रहित फाइलें डिलीट करते हैं, प्राइमरी मेमोरी की या मेमोरी में संग्रहित फाइलों को डिलीट की जाती है। तो इसका जो आंसर आने वाला है, क्योंकि हम क्लीन इंस्टॉलेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी डिस्क को ही क्या कर देंगे, फॉर्मेट पूरा खाली कर देंगे, कुछ भी उसमें नहीं रहने देंगे, और फिर हम इंस्टॉल करेंगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल क्लीन, मतलब कि बिल्कुल नया वाला। तो क्या आएगा, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट की जाती है, पूरी तरह से उस पर जितनी फाइलें होगी सबको डिलीट कर दिया जाता है। फॉर्मेट जैसे चलाते हैं तो सब अपने आप क्लीन हो जाता है। तो यही होगा इसका आंसर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में DLL का पूर्ण रूप क्या है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, DLL फाइल होती है, बहुत सारी DLL फाइल होती है। तो इस फाइल का क्या बताना है, हमको सिर्फ एक्सटेंशन बताना है। इसका जो एक्सटेंशन आने वाला है हमारे पास में, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्या आएगा, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ये इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसमें बहुत सारी फाइलें होती है, सारी कहा जा रही है आपकी लाइब्रेरी में जा रही है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा फुल फॉर्म से। अगला प्रश्न है, क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो इनकॉग्निटो बेसिकली होता क्या है, देखिए जब भी हम इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, वेब ब्राउजर में हम लोग सर्फिंग कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्रोम की वो बात खुद ही कर रहा है, तो वेब ब्राउजर हमारे पास कौन सा है, क्रोम। तो जब हम इसमें डेटा को सर्च कर रहे हैं तो हम लोग ऐसी प्राइवेसी हमको ये दे देता है, जिसमें होता है क्या है कि जब तक कि हम ब्राउजिंग कर रहे हैं तब तक हमारा डाटा कैसा होता है, सेव रहता है। जैसे हमने वेब ब्राउजर को क्लोज किया तो हमने जो भी काम किया है कंप्यूटर में, हिस्ट्री होगी, पासवर्ड्स होंगे या सर्फिंग वगैरह जो भी हमने कुछ किया होगा, तो जो हमारी हिस्ट्री होगी बेसिकली उसको वो अपने आप क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, है ना। तो जैसे हमने क्रोम ऑन किया, उसके बाद में इंटीग्रेटिव हमारा ऑप्शन ऑन है, इसमें हमने जो भी काम करेंगे उस समय तक हमको दिखेगा, हम जाकर चेक कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की पूछ भी रहा है। लेकिन जैसे हमने क्रोम को क्या किया, क्लोज किया, तो हमारे द्वारा जितना भी यूज किया गया है इंटरनेट का, जो से वेब पेज वगैरह जो भी हमने एक्सेस किया होगा विद पासवर्ड, ये सारा का सारा कैसा हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर इसको यूज किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट की है इसको ओपन करने की, तो ओपन करने की शॉर्टकट की याद रखना, Ctrl+Shift+N, है ना। तो आप लोग भी इसको करके देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंसोलिडेटेड यूनिक्स फाइल आर्काइव के लिए किया जाता है। तो यूनिक्स फाइल की कंसोलिडेटेड आप कौन सी चाहिए, आर्काइव फाइल, उसका क्या पूछ रहा है हमसे, वो एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो कौन सा होगा इसमें, हमको TAT है ना, और TSR। तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, वो आर्काइव फाइल पूछ रहा है। तो आर्काइव फाइल कहां पर हमारे पास में, ये है हमारे पास AR, क्या है ये, आर्काइव है, और सामने T है तो टेप आर्काइव। क्या है इसका फुल फॉर्म, टेप आर्काइव इसका फुल फॉर्म है। और यूनिक्स फाइल आर्काइव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है .TAR का, इसको आपको याद रखना है।
ठीक है, तो बहुत सारे एक्सटेंशन है, आप लोग भी क्या क्या याद करोगे, पर एग्जाम के लिए हमको सारी चीजें याद थोड़ी थोड़ी तो कर लीजिए, एटलीस्ट हम पहचान ले उसको एग्जाम में देखते से। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सटेंशन है ये थोड़ा सा हार्ड है, इसका यूज हम लोग नहीं, लगभग नहीं के बराबर पढ़ते या लिखते हैं, पर हमने इसको वीडियो में कवर करा दिया है, तो अब आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया वीडियो, ये हो गया हमारा 50 नंबर का। 15 वीडियो और हमारे पास बचे हैं इस सीरीज के, हम लगभग रोज ही क्लास लाके सारे वीडियो कवर करेंगे। और अगर वीडियो कवर कम नहीं हो पाए, समय कम बचा रहा, तो हम एक दिन में 2 क्लास लेकर और फिर इसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो संडे रहने वाली है आप लोगों की लाइव क्लास इवनिंग में, तो उसके लिए आप रहिएगा तैयार। अच्छे खासे क्वेश्चंस, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे हम इसी सीरीज के अंदर उसको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम नई क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर याद से करें। हम मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।